मेरो मोलिङ्गिया चियाबारीबाट है मनिला थापा। हजुर, आज के कार्यक्रम लिएर विशेष के उद्देश्यले यहाँ तपाईँहरू भेला हुनु भएको छ? आज यो भानुभवनमा है हाम्रो चियाबारीको चाहिँ दिल्ली सुप्रिम कोर्टबाट जज आउनु भएको छ। हाम्रो चिया बगानको समस्याको चाहिँ केही सुनुवाई हुन्छ कि भनेर चाहिँ हामी सुन्नुको लागि यहाँ सबै टी गार्डनबाट श्रमिकहरू भेला भएका छौँ। तपाईँले भन्नुभयो नि समस्याहरू लिएर सुप्रिम कोर्टको लयरबाट के समस्याहरू? हाम्रो बगानको समस्याहरू यस्तो छ। अब प्रथम त हामी मिनिमम वेजलाई दिन्छौँ। प्रथम त है हाम्रो बगानमा अब एकदमै रोज कम्ती छ दिनको हाजिरा। मिनिमम वेज एक्टलाई लिएर त तपाईँको कमिटी गठन गरिसकेको छ। अस्ति लेबर मिनिस्टर आएर जनवरीदेखि त्यो लागू हुने सङ्केत दिनुभएको छ। त्यो मिनिमम वेज बाहेक अरू के छ समस्या? मिनिमम वेजेस बाहेक अरू हाम्रो अब जस्तै घर लेबरको घर बनिनु पर्थ्यो, आजकल लेबरको घर बनाइदिँदैन। त्यसको अब अरू कमानमा त पाउँछ कि पाउँदैन है। हाम्रो बगानमा चाहिँ लेबरको हाउस रिपेयरिङको पैसा पाउँछ, त्यो पनि एक सालको 1.5 लाख कि कति पाउँछ। त्यसमा हाम्रो एउटा लेबरले 400 रुपियाँ मात्र पाउँछ। त्यो 400 रुपियाँले चाहिँ हामीले के किन्नु? 400 रुपियाँमा त एउटा बटन मात्रै आउँछ। अन्त त्यसले चाहिँ हाम्रो घरको रिपेयरिङ कसरी गर्नु हामी लेबरले? अनि दाउरा भयो होइन, हाम्रो समस्या हेर्नुहोस्। दाउराको पैसा हाम्रो एउटा लेबरले 420 रुपियाँ पाउँछ। तर अब एउटा त्यो वर्षभरिको है त्यो दाउराको पैसा, एक महिनाको होइन नि, फेरि एक सालको त्यो 420 रुपियाँ पाउँछ। तर हामीले 420 रुपियाँमा मतलब मनको कसरी पाउँछ? 50 रुपियाँ मन पर्यो होला। अनि दाउराको पैसा त्यति पाउँछ। तर हामीले ग्यास चलाउनु पर्यो। अब हाम्रो ग्यास एउटा भर्नु पर्यो भने 1300 रुपियाँ लाग्छ। 1300 रुपियाँ पनि हाम्रो त 1.5 महिना जति थाम्छ त्यो एउटा ग्यासले। अन्त हामीले वर्षभरिमा त्यो 420 रुपियाँले कसरी हाम्रो घर चलाउनु? अनि त्यो भयो। अनि जस्तै अब हामी बगानमा जान्छौँ है, पानी झरीको सिजन हुन्छ बर्खामा, रेनबुट लाउनु पर्यो त्यति लामो। रेनबुट लाएन भने त हामीलाई कति असुविधा हुन्छ। झार हुन्छ, सर्पले टोक्ने डर हुन्छ। कमानमा जान्छौँ, बारुलाले चिल्छ, बारुलाले भएन अर्को पहेँलेले पनि चिल्छ। हामी त ज्वरो आएर ठरै हुन्छौँ त्यो पहेँलेले चिल्दा। झन् बारुलाले चिल्दा हाम्रो आँखाहरू यत्रो यत्रो कालाहरू ओठहरू फुलाइदिन्छ। त्यस्तो गरेर हामीले पत्ती टिपेर ल्याउनुपर्छ होइन। पत्ती टिपेर ल्याउनुपर्छ। कस्तो कस्तो भिरपाखामा हामी पत्ती टिप्छौँ। त्यो चियापत्तीको कति भाउ छ बजारमा होइन। तर त्यो चियापत्ती टिप्ने हामी त एउटा स्किल वर्कर हौ नि त। हामीले खालि त जान्दैछौँ त्यो चियापत्ती टिप्नु। जसुकै आएर त्यो चियापत्ती टिप्नु जान्दैछ? जान्दैन नि। हामी त त्यहाँ कति वर्ष अघिदेखि हाम्रो बगानमा गएपछि हामी यति राम्रो अब भर्खरको यङहरू गएका हुन्छौँ, बगानभित्र पसेका हुन्छौँ। बगानभित्र पसेपछि हाम्रो यति साह्रो रङ रूप हराइदिन्छ त्यो बगानले, चिया बगानले। हाम्रो बल खाइदिन्छ, बैसो खाइदिन्छ चिया बगानले होइन। हामी लास्टमा निस्किँदा रङ रूप भएर निस्किनुपर्छ त्यो बगानबाट। तर हामी जब बगानबाट रिटायर हुन्छौँ, हाम्रो डिस्पेन्सरी छ, हाम्रो त लिङ्गेमा छ डिस्पेन्सरीको। तर बगानबाट रिटायर भएपछि हामीले एउटा भने जस्तो दबाई पनि त्यो फेरि डिस्पेन्सरीबाट पाउँदैनौँ। यस्तो नियम छ कमानको। अनि यो भारत स्वाधीनतापछि श्रमिकहरूलाई, यसरी चिया बगानमा काम गर्ने श्रमिकहरूलाई सुरक्षा गर्नु 1950-51 सालमा प्लान्टेसन लेबर एक्ट बनियो होइन। त्यो प्लान्टेसन लेबर एक्ट नबनिएको हो भने, त्यो लागू नभएको हो भन्ने तपाईँको कुरो? लागू त भएको छ। अनि त्यो किन चाहिँ कार्यान्वयन हुँदैन? के कारण चाहिँ? त्यो लागू त भएको छ। तर अब जस्तै फेसिलिटी मैले भनिहालेँ त। अब फेसिलिटी अब रेनबुटको दाम बजारमा 350 छ। तर हामीलाई दिन्छ 120। अन्त 120 मात्र भयो। फेरि अब हामीलाई 2 जोडी लाग्छ बर्खामा। कति टाढो हाम्रो कमानबारीमा जानु पर्यो। बिहान 7 बजी निस्केर बेलुकी हामी 5 बजी घर पस्नुपर्छ। 120 रुपियाँ हाम्रो दाम। अब त्यो त रेनी सिजनको भयो। फेरि विन्टरमा पनि हुन्छ। हामीलाई विन्टरमा हाफ जुत्ता लाउनु पर्यो। यति लामो जुत्ता लाएर जान सक्दैनौँ विन्टरमा त। हाफ जुत्ताको दाम पनि 150 रुपियाँ पर्छ। अन्त त्यो 120ले चाहिँ हामीले चाहिँ कति चाहिँ के चाहिँ गर्नु? यो अब जस्तै अघि भन्यो नि, जस्तो 1951 सालको प्लान्टेसन लेबर एक्टले श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित गरेको छ, तोकिदिएको छ। भनेपछि त्यो अहिले 1951 सालको कानुन अहिले 2021मा आएर संशोधन नभएर तपाईँहरूको यो बढोत्तरी नभएको कि बिचमा यसको संशोधन भएन, के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पुरानो एक्टले चाहिँ अहिले तपाईँको समस्याको समाधान गर्दैन? यो चाहिँ अब बढोत्तरी त भयो, तर कम्ती मात्रामा भयो नि त बढोत्तरी।
अब जस्तै हेर्नुहोस् अहिले हाम्रो दिनको हाजिरा 202 रुपियाँ छ होइन, त्यसमा चाहिँ 100 हाम्रो 93 रुपियाँ मात्रै हो दिनको हाजिरा, त्यसमा रासिनको प्लस 9 रुपियाँ जोडेर चाहिँ 202 रुपियाँ भएको हो नि त। अन्त 1 किलो कुखुराको मासु किन्नु पर्यो भने हाम्रो 240 रुपियाँ लाग्छ भनेपछि 202 रुपियाँ रोजले त हामीले कसरी चाहिँ गर्दैछौँ होला घरमा। यो मुख्य गरी तपाईँहरूको माग्ने भनेपछि यो जुन चाहिँ दैनिक हाजिरा छ त्यो चाहिँ वृद्धि हुनुपर्छ। हुनैपर्छ, किनभने हामीले भने त मैले अघि पनि हामी त स्किल्ड वर्कर हो, एउटा बेडी दोकानमा होइन कारखानामा काम गर्नेको त उनीहरूको मिनिमम वेजेस छ भने हामी त त्यत्रो राम्रो पत्ती टिप्छौँ नि त हौ, हाम्रो त्यो कलिलो मुना पत्ती टिपेर लिएर अब कति, अन्त हाम्रो त्यो दार्जिलिङलाई चिन्छ भने त हाम्रो यो चियाले चिनेको हो नि त, हाम्रो कति चिया प्रख्यात छ, विश्व प्रसिद्ध दार्जिलिङको चिया हो नि त, यसले त चिनेको छ दार्जिलिङलाई। अन्त त्यो विश्व प्रसिद्ध चिया बनाउनेहरूको अहिले अब तपाईँकोमा आउँछ नि बेला, त्यो विश्व प्रसिद्ध चिया बनाउनेहरूको लेबरहरूको हालत हेर्नुहोस् त कस्तो छ। अहिले हामी त अलिक राम्रो लुगाफाटा लाएर आएर बनिएर आएको छौँ त, तर हामीलाई बगानमा हेर्नुभयो भने हाम्रै घरको श्रीमानहरूले पनि चिन्दैन, हाम्रो त्यस्तो ड्रेसअप हुन्छ। अच्छा, जुन चाहिँ यो आज एउटा सुनवाई चलिरहेको छ पछिल्लो तपाईँको 17 नोभेम्बरदेखि है आज दार्जिलिङ अन्तिम, तपाईँलाई कतिको विश्वास छ, कतिको आशा छ कि जुन प्रकारले पूर्व न्यायाधीशबाट एउटा कमिटी उसकोबाट न्याय हुन्छ, तपाईँले न्याय पाउनुहुन्छ भन्ने हामीलाई अब पुरै विश्वास छ। अब वन्दना बहिनी है अनि प्रताप सर हुनुहुन्छ, हामीलाई उनीहरूले नन पोलिटिकल भएर आजसम्म त हेर्नुहोस् कति नेताको पछाडि कुद्यौँ होला हामी। यो 105 को आन्दोलनमा यो घुमको जुन स्टेसनमा टियर ग्यास पड्कियो, गन पड्कियो, हाम्रै सामुने एउटा घुमको दिदीलाई यहाँ लागेर कति सिरियस, त्यति बेला हामी पनि मर्ने थियौँ। त्यो मरेको भए हाम्रो केही न केही हुन्थ्यो, त्यति बेला न हाम्रो नाम निशान पनि हुन्थेन। त्यस्तो समय हामीले पार्टीलाई ज्यान दियौँ हाम्रो, तर केही भएन त पार्टीले त हामीलाई के दियो। तर आज वन्दना बहिनी सर आउनु भएको छ, उनीहरू नन पोलिटिकल भएर तपाईँहरू बगानको निम्ति, बगानको श्रमिकको निम्ति हामी केही गरिदिन्छौँ भनेर उनीहरू अगाडि आउनुभएको छ। त्यसले गर्दा हामी उनीहरूसँग धेरै विश्वास गरेको छौँ र हामी उनीहरूलाई धेरै धन्यवाद पनि दिन्छौँ, किनभने उनीहरूले हाम्रो कोर्टमा यस्तो ठुलो मुद्दा उठाइदिनु भएको छ। अहिले यो कोर्टमा हामीले हाम्रो घरेलुमा केही भयो भने सानो केही लगेर गयौँ भने हाम्रो कति चाहिँ पैसा जान्छ, तर 1 पैसा बिना हामीले हाम्रो उनीहरूले गरिदिइरहनु भएको छ श्रमिकको निम्ति। अहिले जुन चाहिँ एकपछि अर्को बन्द चिया बगानहरू खोलिने अवस्थामा है, अब तपाईँको हिजो मात्रै मिलिङ चियाबारी खोलियो, तपाईँको के अरे प्रेस कलेज भेली खोलियो, यो श्रमिक सङ्गठनहरूले त हामीले काम गर्दैछौँ श्रमिकहरूको लागि कमानहरू खोलिदिनेछौँ उनीहरूको दाबी छ नि, के हो तपाईँको के लाग्छ? मलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ है, मेरो आफ्नै विचारमा जबसम्म अब वन्दना बहिनी सरले यो कुनै हाम्रो बगानको विषयलाई उठाइदिनु भएको थिएन अगाडि, त्यतिन्जेल कुनै पनि होइन पार्टीहरू अगाडि आएर अब यसरी प्रेस मिट गरेको थिएन कि हामीले यस्तो गर्दैछौँ लेबरको लागि, त्यस्तो गरिदिँदैछौँ भनेर भनेको थियौँ। जब उनीहरूले यो आवाज उठाइदिनु भयो, जब हाम्रो लिङ्गेबाट मुन्ना दिदीले बोलिदिनु भयो कि हाम्रो श्रमिकको लागि होइन यही भाइरल भएर आज यस्तो गरिदिनु हुँदैछ उनीहरूले पनि, त्यतिन्जेल उनीहरूले भनेन। तर जब उनीहरू अगाडि आएर यो हाम्रो मिनिमम वेजेस बगानको जुन अब श्रमिकको दुःख छ त्यसलाई अगाडि बढाइदिएपछि चाहिँ अहिले एकाएक गर्दै हामीमा हेर्छौँ रात दिन मिडियामा है सबै पार्टीकोहरूले बोलिरहेकै छ। यो तपाईँलाई एउटा अन्तमा है तपाईँलाई लाग्छ केवल हाजिरा बढोत्तरीले मात्र श्रमिकहरूको उत्थान हुन्छ, त्यो शोषणबाट उन्मुक्ति हुन्छ के चाहिँ अरू के थोक गरिनुपर्छ? यो अब हाजिरा पनि मेन हो, प्रथम हो। जस्तै अब हाम्रो भनिहाल्यो मिनिमम वेजेस, अब एउटा स्किल्ड वर्करको नभएको पनि यो कानुनको नियममा हेर्नु हो भने त 300 देखि माथि हुनुपर्छ। त्यो भयो भने त हाम्रो दुईजना वर्कर छ भने त त्यो वर्करको त कमसेकम महिनामा 14-15 हजार स्यालेरी हुन्छ। अन्त त्यतिले त हाम्रो 4 जनाको परिवार त राम्रोसित चल्छ त। हाम्रो नानीहरू परदेश जानु पर्दैन, हाम्रो छोराछोरी कति परदेश जान्छ अर्काको काम गर्नु, भाँडा धुनु, घर पुस्नु। अनि अब हाम्रो छोराछोरीहरू घरमै बसेर परिवारसँग राम्रोसँगले काम गरेर घरकै खाना खाएर गर्नु सक्छ। यो मिनिमम वेजेस त हामी प्रथम यसलाई दिन्छौँ। हिजो मात्रै भाजपा जिल्ला समितिले मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीलाई चाहिँ पर्जापट्टाको लागि चिया श्रमिकहरूलाई पर्जापट्टा देऊ भनेर चाहिँ पत्रचार गरे, त्यसमा के भन्नु चाहनुहुन्छ? अब हामीलाई अब चाहिनु त चाहिएकै हो होइन पर्जापट्टा, तर अब जब बगानको श्रमिकको उत्थान हुँदैन भनेपछि त्यो पर्जापट्टाले मात्रै त कसरी हुन्छ त? भनेपछि आर्थिक उत्थान नै तपाईँको आर्थिक सबैभन्दा मेन चाहिँ जब पहिला बगानको श्रमिकलाई चाहिँ माथि उठाउनुपर्छ,
तब मात्रै सबै कुरोको हाम्रो सल्युसन भएर जान्छ। यो सुप्रिम कोर्टको निर्देश अनुसार सुप्रिम कोर्टले एउटा कमिटी बनाएको थियो जस्टिस एएम साप्रे जो रिटायर जज हुनुहुन्छ सुप्रिम कोर्टको, उहाँको अगुवाईमा अहिले हाम्रो 84वटा टी गार्डनको जति पनि इरेगुलरिटिजहरू छ, पीएफमा ड्युज छ, फ्रिन्ज बेनिफिट पाएको छैन, मिनिमम वेजेसको कुरा छ, कोभिड प्रोटोकल भाइलेट गरेर जुन काममा लगाइयो, रेगुलरली अब वेजेसहरू दिँदैन, त्यो विषयमा हामीले सुप्रिम कोर्टमा एउटा पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसन दर्ता गरेको थियौँ। त्यसको आधारमा एउटा कमिटी बनियो। यो कमिटीले आसाम, केरला र तमिलनाडुमा पनि हेर्छ। त्यो सँगसँगै डुवर्सको 29वटा टी गार्डन र यहाँको 84वटा टी गार्डनलाई पनि हेर्छ। र त्यही सिलसिलामा दिस इज भेरी फर्स्ट हियरिङ अफ द फर द 84 टी गार्डन, 84वटा टी गार्डनको लागि प्रथमपल्ट यो हियरिङ हो। र अर्को हियरिङ चाहिँ तपाईँको 9 फेब्रुअरीमा फेरि यही नै हुन्छ। अस्ति खरसाङमा अब 8 तारिक हो कि, खरसाङको हियरिङ अब अस्ति 8 तारिकको भयो, त्यो 7 तारिक फेब्रुअरीमा हुन्छ, 9 तारिक फेरि दार्जिलिङको हुन्छ फेब्रुअरीमा। र आज चाहिँ वर्कर्सहरू पनि आउनु भएको थियो, 2टा ट्रेड युनियनको लिडरहरू पनि आउनु भएको थियो र हामी पनि थियौँ, मालिक पक्ष पनि थियो, जस्टिस साप्रे हुनुभयो, पिएफको थियो, लेबर डिपार्टमेन्टको थियो, सबै डिपार्टमेन्टको मान्छेहरू थियो। र उहाँहरू सबै मिलेर अब हामीले सौहार्दपूर्ण ढङ्गमा यो मिनिमम वेजेसको कुरा, टी गार्डनको पिएफको इरेगुलरिटिजहरू, ग्रेच्युटीको इरेगुलरिटिजहरू र वर्कर्सहरूको जुन राइट छ त्यो कसरी हल गर्नुपर्ने भन्नेमा अब एउटा यो हियरिङ भइरहेको छ। यो पब्लिक हियरिङ हो। यो हियरिङको निचोड निकालेर जस्टिस साप्रेले सुप्रिम कोर्टमा बुझाउनुहुन्छ। यो सुप्रिम कोर्टमा त्यो हियरिङको जुन निचोड छ त्यो पाइसकेपछि सुप्रिम कोर्टले जजमेन्ट गर्छ। र वी आर भेरी ह्याप्पी द्याट अनरेबल जज हेज given very patience hearing in respect of दार्जिलिङ टी वर्कर्स ग्रिभेन्सेस। उहाँहरूले सुन्नुभयो, विभिन्न टी गार्डनबाट टी वर्कर्सहरूले बात गर्नुभयो र आशा छ आउने दिनमा हाम्रो दार्जिलिङ चियाको वर्कर्सहरूको अवश्य न्याय हुनेछ। सुन्नुहोस्, यो मालिक पक्षकोबाट पनि आज उहाँले केही राखे? एकजना लयरले बोल्नुभयो, उहाँले चाहिँ भन्नुभयो जुन अब हामी यसरी तपाईँलाई प्रेसमा भन्छौँ यसरी चाहिँ नभनिदिनुहोस् भनेर भन्नुभएको थियो। तर हामीले भन्यो यो भारत गणतान्त्रिक देश भएको कारणले गर्दाखेरि अब वी हेभ गट एभ्री राइट टु से आवर फिलिङ, आवर ग्रिभेन्सेस, अनि पिपल हेज गट एभ्री राइट टु नो वाट इज ह्यापनिङ इन रेस्पेक्ट अफ टी गार्डन। जनताले जान्ने अधिकार छ। टी गार्डनको विषयमा हामीले जुन पिटिसन दायर गरेको थियौँ यो माथि केही भइरहेको छ भन्ने कुरा उहाँहरूले जान्ने अधिकार छ, त्यो जान्न सक्छन्। जो अस्ति स्टेट मिनिस्टर आएर 1 जनवरीदेखि मिनिमम वेज एक्ट इम्प्लिमेन्ट गर्ने भन्ने इन्डिकेसन दिनुभएको छ र यो फेरि अब तपाईँहरूले पश्चिम बङ्गाल सरकारले कुन चाहिँ कुरा पुरा गरेको देख्नु भएको छ? अन्त फेरि अस्ति ममता ब्यानर्जी आएर फेरि पर्जापट्टा दिन्न भने त अन्त होइन। र पश्चिम बङ्गाल सरकारको पनि यहाँ केही लाग्दैन। सुप्रिम कोर्ट भनेको भारतको सर्वोच्च न्यायालय हो। द्याट भर्डिक्ट अफ द अनरेबल सुप्रिम कोर्ट विल बी द फाइनल भर्डिक्ट। र जति पनि यो एक्सर्साइज हुँदैछ आफ्नो राजनीतिलाई बचाउनुको लागि, रोटी सेक्नको लागि, आफूले पनि केही गरेको छु भनेर देखाउनुको लागि गरेको कसरत मात्रै हो। दे आर गोइङ टु गिभ नथिङ। उनीहरूले केही पनि दिनेवाला छैन, त्यो चाहिँ मनमा राख्नुहोस्। दोस्रो, अहिले एकपछि अर्को चिया बगानहरू खोलेर श्रमिक सङ्गठनहरूले श्रमिक हितमा काम गरिरहेको दाबी गरिरहेको छन्, यसमा के छ? यो त अब खोल्नै पर्छ, किनभने सुप्रिम कोर्टमा मामला छ। जजसले पनि चियाबारी खोलेको छैन, तिनीहरूमाथि कारबाही हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा सुप्रिम कोर्टको केसको डरले भटाभट चियाबारी खोल्ने चेष्टा गर्दैछ। दोस्रो, 5औं राउन्डको यो हियरिङ आज अन्तिम हो भन्ने सुनिएको थियो, फेरि होइन, अन्तिम हुँदैन नि। देयर विल बी अनदर 4-5 मोर हियरिङ्स। अब कमिटी बनिन्छ, गार्डनको वर्कर्सहरू लिएर
मालिक पक्षले र तपाईँको PF डिपार्टमेन्टको लिएर लेबर डिपार्टमेन्टको लिएर हाम्रो जो पिटिसनरको साइडबाट लिएर 4-5 जनाको कमिटी बनिन्छ प्रत्येक गार्डनमा। त्यो गार्डनमा के घोटाला भएको छ, के इरेगुलारिटी छ, के हामीले अब त्यसलाई बढाउन सक्छौँ, राम्रो बनाउन सक्छौँ, त्यो दिशापट्टि पहल गरेर सबै निचोड निकालेर that गार्डनको कमिटी इज गोइङ टु सबमिट द रिपोर्ट टु this Supreme Court committee. Supreme Court committee will collect all the reports from each garden र each garden को report collect गरेर त्यो एउटा रिपोर्ट फाइनल रिपोर्ट बनाएर चाहिँ जस्टिस साप्रे साहबले चाहिँ सुप्रिम कोर्टमा बुझाउनुहुन्छ र सुप्रिम कोर्टले चाहिँ तपाईको त्यहाँ भर्डिक्ट दिनुहुन्छ। यो जुन चाहिँ ड्युजको कुरा आयो, इरेगुलरिटिज, यो तपाईहरु के भायोलेसन अफ इन्डियन प्लान्टेसन एक्टको कुरा गर्नु यसलाई ठान्नुहुन्छ? होइन, यो त ह्युमन राइट्सको कुरा हो नि त। एउटा मान्छेलाई नोकरीमा लगाइन्छ होइन, उसको हक र अधिकार को पैसा लिन्छ, PF को पैसा लिन्छ आफ्नो शेयरबाट, उसको शेयरबाट हाल। That is cheating. That is not the question of that plantation act. That is purely a criminal act from the part of this owner. यो अमेन्डमेन्ट भएको छैन 1951 को प्लान्टेसन एक्ट भन्ने कुरा छ, यो पहिलेको मापदण्डमा नै यो त अब संसदमा हुने कुराहरू हो, त्यो अर्को कुरा हो। तर अब जुन अहिलेको कुरा छ, हामीले रिट जुडिडिक्सनमा हामीले रिट हालेको हो र रिट जुडिडिक्सन इज द हाइएस्ट फर्म अफ दिस सर्वोच्च न्यायालयको कारबाहीको प्रोसिडिङको प्रक्रिया हो। त्योबाट सबै मान्छेको बुनियादी अधिकारहरू, फन्डामेन्टल राइट्सहरू रेस्टोर हुन्छ। यो एकजना लेडीको कुरा आउँछ नि, यो तपाईँको केससँग जोडेको एकजना सपना राई माझी सोता यहाँ हुनुहुन्छ। सपना कहाँ गयो? उहाँ पिटिसनर हो कि अब हामी यहाँ वन्दना बहिनी न्याय एनजिओको प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ कोअर्डिनेटर हुनुहुन्थ्यो र उहाँ चाहिँ यो दार्जिलिङ क्षेत्रकै भएर एकजना विश्वसनीय मान्छे एउटा पिटिसनर हुनुपर्छ भन्दाखेरि उहाँ पिटिसनर भएर सुप्रिम कोर्टमा उहाँ मार्फत हामीले पिटिसन दायर गरेको। अहिलेसम्म यस्तो के दृष्टान्त छ जहाँबाट चाहिँ श्रमिकले न्यायालयबाट चाहिँ न्याय पाएका? अब जो यो 2006 को मामला हो, आसाम, केरला र तमिलनाडुको, त्योमा सुप्रिम कोर्टले भर्डिक्ट दिएको छ। सुप्रिम कोर्टले भनेको छ प्रत्येक गार्डनले 2 करोड रुपियाँ दिनुपर्छ वर्कर्सलाई भने। त्यो भाइलेट भएकोले यो एउटा कन्टेम्प अफ कोर्टको प्रोसिडिङ चल्दै थियो। त्यो प्रोसिडिङभित्र हामी पनि इन्टरभेनर पिटिसनर भएर पसेको र अब अवश्य हुन्छ। सुप्रिम कोर्टमा तपाईँहरूले देख्नु भएको छ नि त, सबै कुराहरू सुप्रिम कोर्टले जसरी पनि आफ्नो जजमेन्टलाई एक्जिक्युट गर्छ र यहाँ मालिकहरू भाग्ने, म्यानेजमेन्ट भाग्ने अधिकार नदिने त यहाँ चान्सै छैन। कतिको विश्वासी हुन्छ? कति समय लाग्ला? समय लाग्छ, समय अब 1.5 साल लाग्ला म्याक्सिमम हो कि। अब यो प्रोसेस अफ ल हो। यो 3 महिनाभित्रमा यो कमिटीले रिपोर्ट बुझाउनु पर्थ्यो, बट बिकज अफ पेन्डेमिक 2019 को 20 को यो कोभिड-19 को कारणले गर्दा 2 वर्ष हुनु आँटे यो माथि काम भएको, अघि भएको छैन। अब राम्रो नर्मल भयो भने 1 सालभित्र मोटामोटी पुरा हुन्छ। सपना माझी सोताङ, म चाहिँ तकदा क्यान्टिमेन्टको हो। म चाहिँ यहाँ न्याय एनजिओबाट आएको हो। म चाहिँ यहाँ, मलाई चाहिँ यहाँ कसै पार्टीले ल्याएको होइन, कसै म नेताको थ्रुबाट म आएको होइन। म चाहिँ सिर्फ एउटा न्याय एनजिओको भएर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ कमानको हललाई चाहिँ अधिकार दिलाउनका निम्ति, उहाँको समस्या बुझ्नको निम्ति चाहिँ आज मैले चाहिँ यहाँ सुप्रिम कोर्टमा चाहिँ एउटा केस दर्ता गरेको हो। के कस्तो मतलब के रह्यो? के कारणले गर्दा गरेको भन्दा चाहिँ जब हाम्रो यो 2020 मा एउटा पेन्डेमिक भएको थियो, ठुलो महामारी चलेको थियो होइन, त्यति बेला चाहिँ यो सबैजना घरमा बस्ने भयो, सेनिटाइजर लाउने, मास्क लाएर घरमै बस्ने भयो, कसैलाई बाहिर जानुदेखिको रोकियो। बाहिरबाट ल्याएको सामानहरू पनि हामीले धुई पखाली गरेर घरमा चलाउने स्थिति थियो त्यति बेला। तर मजदुरहरू चाहिँ, बिचाराहरू चाहिँ कमानमा गएर खटिखानु पर्थ्यो। उनीहरूलाई कुनै फेसिलिटी थिएन, कुनै सेनिटाइजर थिएन, कुनै मास्क वगैरह थिएन उहाँहरूलाई। त्यही कारणले गर्दा चाहिँ यस्तो अब समस्या अब देखेँ हामीले होइन, बगानको स्थिति देख्दाखेरि चाहिँ हामी एउटा सल्लाह भयो हामी माथि के गर्नुपर्ने हो। उहाँलाई सबैजना यस्तो ठुलो महामारीमा सबैजना घरमा बसेर आफ्नो सुरक्षित गर्दैछ। ठुलो थाल्दो भन्नु नेताहरू त झन् त्यसै नै सुरक्षित हुन्छ, एउटा जनतालाई त हेपिन्छ। त्यही भएर गर्दाखेरिको बिचाराहरूलाई एउटा कमानमा धक्कालियो, पर्सेन्टेजको हिसाबले कमानमा धक्कालिदिँदाखेरि चाहिँ हामीलाई साह्रो मन दुख्यो। अब त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने, कसो गर्नुपर्ने, तपाईँको क्लेम चाहिँ के हो खासमा चाहिँ? होइन भन्दैछु, म सल्लाह दिँदाखेरिको अझै त्यसलाई हामीले गहिरी प्रकारले हेर्दै जाँदाखेरि त उहाँहरूको के रहेछ भन्दाखेरि त अझै PF मा घोटाला भएको होइन, डेली वेजेस कम्ती
पाउनै पर्ने अधिकारदेखिको वञ्चित उनीहरूले पाउँथ्यो। अब एउटा गम्बुट दिनुपर्ने, छाता दिनुपर्ने, त्यही पनि गम्बुटको दाम बजारमा 300, 350, 400 को रेटमा हुँदा उनीहरूलाई 120 रुपियाँ दिने। एउटा हँसिया सिक्कल त्यो कलम काट्छ त्यस्तोलाई एउटा बजारमा 500, 600 रुपियाँको दाम छ, उनीहरूलाई 100 रुपियाँ दिन्छ। छाता दिन्छ, आज ओर्यो 1 हप्तामै बङ्गै भत्किने। अब देख्नु भएको छ तपाईहरूले पहाडमा पानीको वर्षा चाहिँ कतिको हुन्छ, 6 महिनासम्म त कन्टिन्यू वर्षा हुन्छ यहाँनिर, देख्नु भएको छ होला कस्तो प्रकारले हावा हुन्डी आउँछ। अन्त त्यो मामुली छाताले चाहिँ उनीहरूको वर्षा 6 महिना थाम्छ। त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ यस्तो कतिवटा अन्याय अत्याचार गर्दाखेरि चाहिँ देख्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ मजबुर भएर चाहिँ हामीले याचिका दर्ज गर्नु सुप्रिम कोर्टमा चाहिँ पर्यो र त्यसको पिटिसनर भएर चाहिँ म याचिका दर्ज चाहिँ मैले गरेको हो। यसमा यो चाहिँ कहिले गरेको भन्दा 24 तारिक 7 महिना 2020 मा चाहिँ मैले याचिका दर्ज गरेको हो। यो चाहिँ कमिटी कहिले गठन भयो यसलाई लिएर? यो अहिले जस्टिस अभय मनोहर साप्रेको जुन कमिटी गठन गरेको छ तपाईँको याचिकाकै आधारमा गठन गरिएको हो? याचिकाकै आधारमा गठन गरेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसको हियरिङ चाहिँ हामीले के अरे सिलगढीको सर्किट हाउसमा चाहिँ हामीले 4 पटक हेरिङ गरिसके। 5औं हेरिङ चाहिँ आज हाम्रो यता पहाडमा आउँदैछ। पहाडमा भयो के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले नै जज साहेबलाई भने तपाईहरू नै गएर पहाडमा हेरिदिनुहोस् कस्तो छ पहाडको हालत, श्रमिकहरूको हालत कस्तो छ भन्दाखेरिको चाहिँ उहाँले चाहिँ हुन्छ म आइदिन्छु पहाड भन्यो। तर पहाड आएर उहाँ घर घर डुल्नु सक्दैन, किनभने सबैको घर घर डुल्ने एउटा पोसिबल त छैन नि त उहाँलाई। त्यही कारणले गर्दा उहाँले 8 तारिकको दिनमा खरसाङमा एउटा हेरिङ राख्यो। मजदुरहरूको 38वटा गार्डन्सको चाहिँ के अरे मजदुरहरूको आवाज सुन्नुको लागि चाहिँ उसले चाहिँ त्यहाँनिर राख्यो। 8 तारिकको दिनमा अस्ति भयो। आज यहाँनिर चाहिँ 10 तारिकको दिनमा चाहिँ यहाँनिर राखेको। अनि यहाँनिर अरू गार्डन्सहरूको जति पनि रहेको छ यहाँ गार्डन्सहरू आएर चाहिँ उहाँहरूको अब मनको कुरा भनौँ, व्यथा भनौँ, उनीहरूको दुःख पीड के छ आज चाहिँ उहाँले चाहिँ जज साहेबलाई सुनाउनु भयो। आज सबै कुरा जज साहेबले सुन्नुभयो। जल्दीभन्दा छिटोभन्दा छिटो सायद उहाँले न्याय पनि पाउनुहुन्छ भन्ने मलाई अवश्य अब के अरे पुरा विश्वास छ यो माथि चाहिँ। मेरो नाम शुभ नाम चाहिँ सपना माझी सोताङ हो। यति चाहिँ भनिदिनुहोस्। अहिले त यहाँनिर धेरै र्युमर फैलिएको छ नि त, सायद पार्टीको लागि आएको हो कि भोटको लागि हो कि सायद अब पार्टीले पो पठाएको हो कि यस्तो छ। तर म चाहिँ कुनै पार्टी पोलिटिक्सबाट आएको होइन। अहिलेसम्म मैले एउटा झन्डा उठाएर पनि हिँडेको छुइनँ पनि। म पार्टी पोलिटिक्समा मन पनि पर्दैन, हिँड्दिनँ। म चाहिँ यो गरिब अब जनताको लागि चाहिँ न्याय दिनु आएको हो है। तपाईँ पनि श्रमिकै हुनुहुन्छ? म श्रमिक होइन, म कमानमा काम गर्दिनँ। आप लोगों को तो पता ही होगा जो 2019 या 20 का ये पैंडेमिक का जो भी सिचुएशन था उस समय सभी देश लॉकडाउन हुआ, मतलब पूरा विश्व। ये एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी था और महामारी था। तो उसको देखते हुए गवर्नमेंट ने सारे फैक्ट्रीज़ सभी कुछ ऑफिसेस सभी कुछ उन्होंने बंद किया था। तब के टाइम में हमने देखा हमारे दार्जिलिंग के लोगों को कुछ दिन उनको छुट्टी दिया, पेड लीव दिया। और उसके बाद में उनको स्टेट गवर्नमेंट ने बोला, ममता बनर्जी मैडम ने बोला 25% लगाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोला 50% लगाएंगे। फिर हमारे लोगों को 100% अल्टीमेटली गार्डन में उतार दिया विदाउट प्रॉपर सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज़, विदाउट एनी कुछ भी उनको नहीं मिला। जो भी पैंडेमिक एक्ट 2005 के तहत जो भी उनको प्रिकॉशंस वगैरह मिलना चाहिए था, क्योंकि तब हमने देखा कि अरे हम तो डर से घर में ढुके हुए हैं, घर के अंदर बैठे हुए। हमारे लोग इतना ग्रुप में झुंड में वो गार्डन्स में जा रहे हैं, उनको पैंडेमिक का असर नहीं होगा, उनको कोरोना वायरस नहीं लगेगा। और उस पर क्या था कि इनको ग्रुप में काम करना पड़ता था जगह जगह। तो एक ग्रुप को अगर कोरोना को एक ग्रुप को लगा दिया तो पूरा दार्जिलिंग को डिस्ट्रॉय होने का चांसेस था। तब की इतना टेंशन था। तो हमने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटिशन दायर किया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन रिट ज्यूरिसडिक्शन के अंदर में, जिसमें हमने ये लिखा कि हमारे दार्जिलिंग में इतनी बुरी तरह से हरकत हो रही है स्टेट गवर्नमेंट का और लोग इसको ध्यान नहीं दे रहे करके हमने एक बार मेरे नाम से बंदना राय के नाम से एक पिटिशन हमने सुप्रीम कोर्ट में दर्ता किया। उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला कि आप इस चीज़ को चीफ सेक्रेटरी को लिखो, स्टेट गवर्नमेंट को लिखो। फिर हमने स्टेट गवर्नमेंट को लिखा, उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को हमने रिप्लाई वेट किया, फिर हमें रिप्लाई नहीं मिला। उसके बाद में हमारे टीम का न्याय NGO का जनरल सेक्रेटरी
संगीता लिंबू है, उनके नाम से फिर हमने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाला। तो उस टाइम में हमने सलमान खुर्शीद सर से लेके सारे टॉप लॉयर सुप्रीम कोर्ट का जो एडमिशन कराने के लिए लगाया था, उन्होंने भी बोला कि आप चीफ सेक्रेटरी के पास चले जाओ। तो फिर क्या हुआ कि हम लोग पूरा टेंशन में थे, तो कैसे करें। एक पिटीशन जो चाय बगान के लिए ऑलरेडी चल रहे थे, जो 2006 में उनको वो किया था, एडमिशन किया हुआ था, तो ऑल ओवर इंडिया, जैसे साउथ इंडिया के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए पूरा चल रहे थे, और डुवर्स और तराई के 29 गार्डन्स के लिए भी चल रहे थे। उस पे हम इंटरवेनर एप्लीकेंट बन के घुसे कि सारे ये चीज़ जो भी इश्यूज़ है इस पे हमने ये जो जब हमने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाला तो पीएफ का घोटाला, क्योंकि हमने आरटीआई वगैरह किया था, तो पीएफ का घोटाला इनका करोड़ों में है। पीएफ का घोटाला हमने देखा, फिर ग्रेचुइटीज़ जो भी फ्रेंच बेनिफिट्स है प्लांटेशन एक्ट के अकॉर्डिंग, जैसे गमबूट का, जैसे हम हमारे वर्कर्स गार्डन में जाता है उनके लिए टोकरी होता है, उनको डोको बोलता है, डोको का कॉस्ट, गमबूट का कॉस्ट, विंटर में ब्लैंकेट का, ये वुड्स का, लकड़ी का, राशन का, सभी कुछ देखा हमने, इन्वेस्टिगेशन किया, तो हमें कुछ भी नहीं मिला वहाँ पे। ठीक है, इसके बाद में हमने ये सब कुछ भी प्रेयर में डाला है। फिर हमारे मिनिमम वेज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है 362 रुपीज़, वो उससे भी कम में हमारा है। तो एक स्टैंडर्ड वर्कर का सुप्रीम कोर्ट कहता है, ह्यूमन राइट्स कहते हैं कि एक घर में एक बंदे का इतना इनकम होना चाहिए कि एक का सैलरी से परिवार 4 परिवार पाल सके। तो ये सारे चीज़ों का भी वहाँ पे काफ़ी इरेगुलरिटीज़ थे, तो ये सारे प्रेयर डाल के हमने सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन डाला, तो हमारे दरता हो गया। तो इसके लिए जैसे ये 29 गार्डन ये कमीशन उधर भी गए थे, आसाम भी गए थे, केरला भी गए थे, और ये तराई डूअर्स के लिए सिलीगुड़ी में सर्किट हाउस में आए थे, और यहाँ पे भी इसी के तहत यहाँ पे आए। तो 29 गार्डन के लिए ऑलरेडी 5 हियरिंग सिलीगुड़ी में हो चुके हैं, हम उस हियरिंग में भी हम लोग प्रेजेंट थे। अब दार्जिलिंग के लिए जो 84 बगाने प्लस वो जो आईटीसी का 3 गार्डन्स बंद है, वो सबकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक 1 मैन कमीशन जस्टिस AM सापरे जी का जो सुप्रीम कोर्ट ने गठन किया, उसको उनको यहाँ पे भेजा। तो अभी 8th में ये एक हियरिंग करसिंग में हुआ, और आज 10th में यहाँ पे दार्जिलिंग में हुआ, जिसमें से एडवोकेट जनरल भी थे, आए थे स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल से, और लेबर का और पीएफ का, सारे डिपार्टमेंट, मालिक पक्ष का और मालिक पक्ष के वकील, आज तो कुछ ट्रेड यूनियन भी आए थे, उन्होंने भी अपने पक्ष रखा, और हमारे वर्कर्स भी थे, तो हमने अपना पक्ष रखा। तो पहले हमने ये किया कि एफिडेविट्स हमने फाइल किया था, हमारे जो क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस थे, ये चीज़ में घोटाला है, ये चीज़ में इशू है, उनके लिए जज साहब ने उनसे वो मांगा था, और रिप्लाई मांगे थे। तो उन्होंने आज और ये कुछ दिन के अंदर रिप्लाई देंगे, तो वो 84 गार्डन हमें रिप्लाई देंगे कि हमारे क्लेम से, तो उसको वो डिनाई करेंगे। उस डिनाइल का जो एफिडेविट से हमें मिलेंगे, जो भी है डिनाइल है या एक्सेप्टेंस है व्हाटएवर, वो एफिडेविट्स हमें मिलेंगे, उसका रीजॉइंडर एप्लीकेशन। फिर हमें ये नेक्स्ट डेट है फरवरी 7 फरवरी 8-9 को यहाँ पे, उससे बहुत आगे उन्होंने जज साहब ने कहा कि बहुत आगे ही आपको सबमिट करना है, तो हम सबमिट करेंगे। अभी तक तो ये 4-5 हियरिंग चल चुका है। हाँ जी, इसमें कुछ भी निचोड़ कुछ भी नहीं, ये 5-4 हियरिंग नहीं, ऐसा नहीं है। ये 4-5 जो हियरिंग है वो तराई डूअर्स के गार्डन्स है, उनके लिए ऑलरेडी उन्होंने कमेटी बना चुके हैं। उन्होंने अपने टीम से लिया, लेबर से, पीएफ से और सारी जगह से लेके एक कमेटी बनाया है। उनके 29 गार्डनों में इन्वेस्टिगेशंस वगैरह चल रहा है, और हमारे ये फर्स्ट हियरिंग है दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग के बगान के लिए फर्स्ट हियरिंग है। तो आज जज साहब ने सारे हमारे वर्कर्स को सुना, उनके ग्रीवेंस से सुना, उन्होंने नोट भी किए। तो उन्होंने हमें पक्का पता, क्योंकि हमें कहीं से न्याय नहीं मिलेगा। देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट क्यों गए थे? जब हमारा फंडामेंटल राइट्स वायलेशन हो रहा था, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा था, तो रिट ज्यूरिसडिक्शन के अंदर, ये कोई भी क्रिमिनल केस के अंदर नहीं, रिट ज्यूरिसडिक्शन के अंदर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हमने सुप्रीम कोर्ट में डाला है। तो हमारा ह्यूमन राइट्स, क्योंकि देखिए अलग अलग जगहों में जब फैक्ट्रीज़ में राइट्स वायलेट्स होते हैं, किसी को बॉन्डेड लेबर बनाता है, कहीं पे भी किसी के लिए भी अधिकार वायलेट हो जाता है ना, तब आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने एक प्रोविज़न दिया है, मुझे हुआ नहीं है वो, मैं उस चीज़ का पीड़ित नहीं हूँ, आप पीड़ित हो, तो आपके लिए, आपके हित के लिए मैं अपना याचिका दर्ता कर सकती हूँ सुप्रीम कोर्ट में। इस पर अपना पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, कोई पॉलिटिकल मोटिवेशन नहीं होना चाहिए, और किसी दूसरे के हित के लिए जनहित याचिका हम दर्ज कर सकते हैं।
अभी तो बाहर का जितना भी गार्डन बंद था वो सब खुल रहे हैं। हाँ तो खुलेंगे, ये तो खुलेंगे ना। अब बहुत सारे चेंजेस दिखेंगे। देखिए हमें तो कहना किसी को भी कुछ भी नहीं है, सारे लोग काम कर ही रहे होंगे, इतना साल में कर रहे होंगे, पर हमें कहीं पे डेवलपमेंट नहीं दिखा। हम तो कुछ भी नहीं चाहते, हम तो ना पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं ना किसी चीज़ में करना चाहते हैं। हमारे अभी तक ऐसा कुछ भी इंटेंशन नहीं है ना। हमें यहाँ पे पैसा इकट्ठा करना है लोगों से, गरीबों से, ना हमें कोई ट्रेड यूनियन खोलना है। अभी तक हमारा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है। और हमने ये एक भी सिंगल, आप वर्कर से पूछ सकते हैं, एक भी सिंगल रुपया नहीं लेके हमने अपना पैसा लगा के अपना दम पे हमने अपना रिसर्च बेस में ये पिटिशन डाला है। और अब तो बहुत सारे चेंजेस देखिए, कोई गार्डन्स में कभी बोनस नहीं मिलता था, वहाँ बोनस मिलने लग गए। कई गार्डन्स में कुछ फ्रेंच बेनिफिट्स नहीं देता था, वहाँ मिलने लग गए थोड़ा बहुत। अभी आप देखिए ना, हम लोग तो वर्ल्ड का फाइनेस्ट टी प्रोड्यूस करते हैं, तो हम लोग गार्डन में, कोई भी गार्डन में कुछ भी चीज़ पहले खेती करते हैं, हम अच्छी चीज़ खाते हैं ना, उसके बाद ही तो बेचते हैं। तो प्लांटेशन के अंदर ही बोला गया कि इनको अपना गार्डन का फाइनेस्ट टी इनको मिलना चाहिए। इनको बड़े अभी बोल रहा था इससे अच्छा तो करेला का जूस है, मतलब ऐसा क्वालिटी का हमें मिलता, मतलब कुछ भी इनको नहीं मिलता। तो हम तो कुछ भी नहीं चाहते, गार्डन चलाएं, खूब चलाएं, मालिक लोग आए। मालिक तो मैं तो मालिक नहीं कहती इनको, कंपनी का मालिक है, पूरा पहाड़ का मालिक नहीं है। वो लोग तो लीज होल्डर है, वो लीज लेते हैं, उससे सरकार से लीज लेके आते हैं। तो कंपनी का ओनर्स जो भी है, गार्डन चल रहा है, पर इनका जो भी पाने अपना मजदूरी करके, आज मैं काम करती हूँ किसी के लिए कोर्ट में जाती हूँ, किसी के लिए कुछ काम करती हूँ, उनको रिलीफ देती हूँ, तो मैं फीस लेके करती हूँ ना, क्योंकि वो मेरा मेहनत का फल है, मेहनत का मुझे मिलना चाहिए, नहीं तो मेरा भी तो सर्वाइवल है। तो वो चीज़ें होती है, पर हम नहीं करते। हम लोग न्याय एक NGO है, हम लोग तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रो बोनो केसेस करते, फीस लेने वाला क्लाइंटल हमारा अलग होता है। उन्होंने बोला कि मिनिमम वेजेस और पर्जा पट्टा को लेकर वो CM के साथ जाएंगे और बात। तो ठीक है ना, ठीक है, कोई आना चाहिए ना, वो तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनको हमने नेता बनाया, उनको वोट हमने जिताया, उनको CM ऑफ द स्टेट हमने बनाया, लेबरों ने बनाया, उनका रिप्रेजेंटेटिव हमने खड़ा किया। आज गार्डन में देखिए, मैं कहती हूँ 70% पॉपुलेशन गार्डन्स में है, हमारे जितने भी पॉपुलेशन 30% पहाड़ों इधर ऊपर है। तो गार्डन्स में जितना भी पॉलिटिक्स होता है ग्रास रूट्स पे होते हैं, तो यही लोगों को उठा के जनसभा में ले जाते, जनसभा में उठा से इधर ले जाते, उधर ले जाते, और बोलते कि सारे घर लौरी करके आ जाओ, घर बंद करके आओ, गार्डन बंद करके आओ। तो तुम्हारे को तो डेवलप करने के लिए, उठाने के लिए कर रहे हो, ये तो आपको बहुत पहले करना चाहिए था। आज क्यों कर रहे हो आप? जब सुप्रीम कोर्ट का हियरिंग स्टार्ट हो गया, काम स्टार्ट हो गया, तो आप क्यों कर रहे हो ये चीज़ अभी? ठीक है ना, आपको पहले करना चाहिए। आप तो स्टेट का मिनिस्टर हो, आओ, आपका राइट है, अधिकार है, देखो, आप मिनिमम वेजेस डालो, बनाओ, हम करें आप करें, एक ही है, मिलना चाहिए, श्रमिक को अधिकार मिलना चाहिए। हम तो अधिकार लेके ही मानेंगे, क्योंकि हम लोग वकील है, तो देश के संविधान में हम विश्वास करते हैं, कानून में विश्वास करते हैं। और कोई भी पॉलिटिकल नेता को मैं, कोई किसी को कभी भी मैं गाली वाली नहीं देती, अन्यथा नहीं बोलती, मैं उनको रिगार्ड करती हूँ। पॉलिटिक्स तो होता ही है देश में, हमारे हाईएस्ट लेवल ऑफ द फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी हमारे देश में है। जहाँ पे डेमोक्रेसी है वहाँ पे पॉलिटिक्स चलता है। आप पॉलिटिक्स खूब करो, पर किसी का राइट्स वायलेट मत करो। तो आप अच्छे से आओ, ठीक है, अच्छे से आओ, आप काम करो। हम नहीं दे सकते वेजेस, तो आप दो, आप नहीं दे सकते तो हम दो, मिलके काम करो ना, है ना। तो हम आज दे रहे तो आप कल दो, कल दे रहे तो परसों। अल्टीमेटली तो बेनिफिट्स किनको मिलना है? वर्कर्स को मिलना है ना। तो आपको आना चाहिए, बार बार आना। अभी क्यों आ रहे हो आप? अभी फर्स्ट टाइम क्यों आ रहे हो, सेकंड टाइम मुझे नहीं पता, क्योंकि पहले आए होंगे, वन मंत्री आए होंगे, श्रम मंत्री आए होंगे, कोई भी आए होंगे, किसी भी चीज़। आप जाओ अपनी मिनिस्टर को बोलो कि इनका राइट है। अब ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ द वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी ने कहा पहले कि अगर हम पर्जा पट्टा देंगे तो बिजनेस कहाँ से करेंगे। अरे मैडम, पहले तो हमारा फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स, ये दुनिया एक ह्यूमन राइट्स के आधार पे चलते हैं। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमेटी होता है, कमीशन होता है, देश में ह्यूमन राइट्स है, दुनिया में ह्यूमन राइट्स के बिना कुछ भी चीज़ आधार नहीं है। पहले तो जनता तो बचाओ, ये तो खुद ही आपको बिजनेस करके दे देंगे ना। इनको पर्जा पट्टा भी दोगे तो ये बिजनेस करेंगे। चाय सुंदरी के नाम पे क्या हो रहा है? ये आप थोड़ा नीचे जाइए, रंगनी टी स्टेट को पेल के, मतलब उसको पूरा उजाड़ दी, कितना एकर्स ऑफ लैंड। उन्होंने बोला चाय सुंदरी के नाम पे कुछ प्रोजेक्ट करेंगे, होटल करेंगे या कुछ भी करेंगे। अरे चाय सुंदरी आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं देता कि हेल्दी बुशेस को उखाड़ो, वहाँ के ट्री अननेसेसरी कटिंग करो। फॉरेस्ट ने उनको डैमेज लगाया, ठीक है, और वहाँ पे जाके आप देखो पूरा तहस नहस कर रखा है। उनको बोला गया कि यहाँ पे 5 स्टार होटल बनेंगे, तो लोग की खुश हो गए कि अगर यहाँ पे ये टी अगर उपजनी में कम हो रहा है तो 5 स्टार होटल होना चाहिए। फिर 5 स्टार होटल होने के टाइम में क्या हुआ कि बाद में पता चला कि वहाँ पे तो एक क्या बोलते हैं उसको, अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, ये सोसाइटी बन रहा है, जो भी हो रहा है। आप उत्तरायण का कहानी देखो ना, उत्तरायण में तो क्या था, गार्डन था,
वहाँ के लेबर को उखाड़ के फेंक दिया। आज वो सारे वहाँ पे क्या कर रहे हैं, लोगों के घर में लेबर के काम कर रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं। तो हमारा फ्यूचर ये नहीं होना चाहिए। उनको पर्चा पट्टा दो, उनको अच्छे से रखो तो वो आपको प्यार करेंगे, वो आपको और वोट देंगे। हमारे कोई भी इस तरह से किसी से भी नहीं है। हमारे लोगों को आप अच्छा करोगे तो आपको रिप्लाई भी अच्छा ही मिलेगा। ये तो आपको करना चाहिए, बल्कि आपको पहले आगे मूव फॉरवर्ड होके काम करना चाहिए। और इस तरह से चाय सुंदरी के टी टूरिज्म क्या होता है? टी टूरिज्म में वर्कर्स के घर में मतलब घर में जाके गेस्ट रहें, उनका इनकम पर कैपिटा इंक्रीज हो, हैं, उनके लिए बेनिफिट हो। वो अपना मतलब ये जो चाय में जितना मिलता है वो तो कुछ भी नहीं है, अपना डेवलपमेंट करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं। इनकम पर कैपिटा मैंने आपको बता दी, ये सब डेवलप हो करके तो ये सारे स्कीम्स होते हैं। तो आप तो क्या करते हो, चाय बगान का मालिक जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट होता है वही वहाँ पे रिजॉर्ट बना देता है, 5 स्टार बना देता है। इस पर इनके डेवलपमेंट क्या हुआ? मैंने एक बड़ा 5 स्टार होटल में पहाड़ में सुना, वो भी बगान में अभी बना है। हमारे ड्राइवर, पहाड़ के ड्राइवर भाई लोग जब जाते हैं ना, कहते हैं कि गाड़ी से मत उतरो। ड्राइवर एनिमल है क्या? इंसान नहीं है? किसी को 5 स्टार में ड्रॉप करने जाते हैं, वो ड्राइवर उतर नहीं सकते वहाँ पे? कौन सा न्याय है? बड़े बड़े मुंबई, दिल्ली, कहीं का 5 स्टार में तो ऐसा नहीं सुना हमने। तो ये सारे सपरेशन है, ये सारे स्टेट गवर्नमेंट को देखना चाहिए, पहाड़ों को, नेता को ये चीज़ें देखना चाहिए। इजी बना दो लोगों का लाइफ, सिस्टम इजी बना दो। आप जैसे लोग काम करने लगे तो हमारे तो कोई ज़रूरत नहीं, हम तो अपना नौकरी पेशा में हम लोग खुश है। हम लोग जहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता है, जहाँ पे हमारे लड़कियों को बेच खान होते हैं, मतलब एक्चुअली मैं एक सोशल वर्कर होके चाय बगान का मुद्दा क्यों उठाए ये भी आपको मैं छोटा सा मैं बता दूं। हमारे इतने सारे लोग माइग्रेट हो रहे हैं दिल्ली, मुंबई, अदर मेट्रो सिटीज़ में, हमारे और का दूसरे के स्टेट में जाके वो लोग काम करते हैं। उस टाइम क्या होता है कि इनको बेचते हैं, कितने सारे लड़कियों को बेचते हैं वहाँ पे, उनको कितना बदतर अवस्था में रखते हैं। ऐसे वर्कर्स को ले जाएंगे, क्या काम देंगे? बर्तन धुलाएंगे, बॉन्डेड लेबर बनाते हैं। तो क्राइसिस इतनी बड़ी है। तो हमारा या तो आप लोग ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करो, बहुत कुछ करो आप, बहुत काम करने को यहाँ पे, और हम कर भी सकते हैं। हम लोग इतना रिसोर्सफुल एरिया के लोग हैं और हमारे लोग इतना लेबर है, इतना एक्टिव है, इतना अच्छा साफ सुथरा है। ऑल ओवर इंडिया के लोग इनको प्रेफर करते हैं काम कराने में। तो चाय बगान में जो है वो तो ये हाल है, तो आगे तो क्या ही करेंगे ना।